नमस्कार, मैं आपका दोस्त शिवकेश पांडे। दोस्तों, आज बात करूंगा एक ऐसे हिंदू सम्राट की जिसने मात्र 11 साल की उम्र में शेर के जबड़े को बिना किसी हथियार के चीर के रख दिया। नाम होता है पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज का जन्म सोमेश्वर और कपूरी देवी के घर में हुआ। अजमेर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को इनका साम्राज्य माना जाता है। दोस्तों, 6 भाषाओं के ज्ञानी पृथ्वीराज चौहान गणित और दर्शन शास्त्र के महान विद्वान थे। दोस्तों, इन्हें ऐसे ही शब्द भेदी राजा नहीं कहा जाता। इनको कोई वरदान नहीं था ऐसा। ये बचपन से ही जहां पर साउंड सुनते थे, शब्द की आवाज सुनते थे, वहां पर तीर छोड़ दिया करते थे। होता यह है कि प्रैक्टिस करते करते, इनको अपना प्रयास अभ्यास करते करते ये शब्द पर इनका कमांड हो गया। अब ये शब्द को भेदते थे, इसलिए इन्हें शब्द भेदी राजा कहा गया। दशरथ भी शब्द भेदी राजा थे और भी बहुत सारे शब्द भेदी राजा हुए। दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई में विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बिना किसी सूचना के चढ़ाई कर देता है और पृथ्वीराज चौहान तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को हराते ही नहीं हैं, बल्कि उसको कैद कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी कैद होता है, छटपटाने लगता है, दया की अपनी जान की भीख मांगने लगता है। पृथ्वीराज चौहान उसे छोड़ देते हैं। हालांकि उनका सैनिक चौड़ा, जो उनका सेनापति था, उनको समझाता है कि ये दुष्ट है, मुस्लिम शासक, ये फिर से लौट करके युद्ध के लिए आएगा, इसको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको जान से मार देना चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज ने एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला और उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जाने दो इसे, ये कहां जाएगा, मैं इसकी फितरत से वाकिफ हूं, ये लौटकर फिर यहीं आएगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी ने फिर से आक्रमण किया और फिर से पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया। अब तो ये चूहा और बिल्ली का खेल जैसा हो गया था। पृथ्वीराज चौहान उसे बार बार और हर बार हरा दिया करते थे। दोस्तों, इधर क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही भौकाल मेंटेन करने वाले राजा भी कहा जाता है। इनका अपना मानना था कि हमारी मिलिट्री पावर, हमारी सैन्य जो व्यवस्था है इतनी सशक्त हो, इतनी ज्यादा हो कि छोटे मोटे राजा तो हमारे खौफ से ही डर जाए। कहा जाता है कि एक बार इनके साले जो थे माहिल परिमाल के यहां बैठे होते हैं और वहां पर चर्चा होती है पृथ्वीराज चौहान पे चढ़ाई करने की। दोस्तों, वहां पर बात चलती है तो माहिल कहते हैं कि भाई, तुम्हारे यहां घोड़े कितने हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 1 लाख घोड़े हैं और काबुल के बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं। इतिहास में दोस्तों जिक्र है, माहिल ने कहा कि 9 लाख घोड़े चौहानों के और धांधु के 80,000। तुम्हारे यहाँ घोड़े बहुत कम हैं। माहिल ने कहा परिमाल से, जो महोबा का शासक था, उससे कि तुम्हारे यहाँ घोड़े बहुत कम हैं, क्यों 9 लाख घोड़े तो पृथ्वीराज चौहान के हैं और उनका जो एक कमांडर है, सैनिक है, जो तुम्हारे यहां से ही भाग के गया है, 80,000 घोड़े तो उसके हैं। तो होता क्या है, उसके बाद परमाल, जिनके सैनिक आल्हा और उदन का जिक्र आपने सुना होगा, वो लोग घोड़े खरीदने की व्यवस्था करते हैं, काबुल चले जाते हैं और युद्ध की बात खत्म हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान का अपना ऐसा दबदबा था, अपना एक कह लीजिए कि भौकाल मेंटेन करके रखते थे कि छोटे मोटे राजा तो बस शब्द से ही कांपते थे। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करोगे, बस ये ही काफी था। दोस्तों, होता क्या है, एक बार कनौज के राजा जयचंद की पुत्री के महल में एक चित्रकार अपनी चित्रकारी दिखाने जाता है। वो बहुत सारे चित्र दिखाता है उनकी बेटी संयोगिता को। कहते हैं कि संयोगिता बहुत सुंदर थी, अप्सरा भी उसके सामने फेल थी। उसको वो चित्रकार बहुत सारे चित्र दिखाता है और उसमें एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी होता है। पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखकर संयोगिता उनके रूप पर मोहित हो जाती है और मन ही मन उनको अपना पति मान लेती है।
संयोगिता एक अपना चित्र बनवाती है और उस चित्र को दे करके उस चित्रकार को कहती है कि ये पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचाइए। चित्रकार दोस्तों वैसा ही करता है, पृथ्वीराज चौहान के पास वो चित्र पहुंचाता है और पृथ्वीराज चौहान भी एक ही बार में उस चित्र को देखकर मोहित हो जाते हैं। अब इधर क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान संदेश भिजवाते हैं, जयचंद को शादी का प्रस्ताव भिजवाते हैं, लेकिन जयचंद स्वीकार नहीं करता है क्योंकि जयचंद भी बड़ा राजा था, जयचंद के पास भी अच्छी सेना थी, उसने भी मुगलों को रोकने का काम किया था। जयचंद इस बात से राजी नहीं होता है। दोस्तों जो हिंदू शासक थे वो आपस में कलह की वजह से एक दूसरे राजा को से ईर्ष्या करने लगे थे और पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या इसलिए भी करते थे दूसरे राजा, गढ़वाल के राजा, कनवज के राजा और महोबा के जो राजा थे, जो शासक थे उस टाइम, इसलिए भी ईर्ष्या करते थे क्योंकि इनके पास सैन्य बल बहुत था और ये दूसरे के सैन्य बल को नहीं देखते थे कि किसके पास कितना है, ये अपने को बढ़ाने का प्रयास करते थे। इनका अपना मानना था कि हमारी सेना इतना ज्यादा हो जाए, हमारा सैन्य बल इतना ज्यादा हो कि वहां से सारी सेनाएं बौनी नजर आए। और ये चीज दूसरे राजाओं को बहुत खलती थी क्योंकि वो स्वप्न में भी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के बारे में नहीं सोचते थे। इधर दोस्तों संयोगिता को पाने का वो भरसक प्रयास करते हैं और यही सोचते रहते हैं उस चित्र को देख करके, नहीं भाता तेरे सिवा अब कोई दूसरा चेहरा, नहीं भाता तेरे सिवा अब कोई दूसरा चेहरा, तुझे देखना और देखते रहना दस्तूर बन गया है। इधर क्या होता है, जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर करता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं करता है। पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं करता है और उनको अपमानित करने के लिए उनका एक पुतला लगवा देता है पहरेदार के रूप में, और उसका अपना मानना होता है कि लोग हम समझेंगे कि पृथ्वीराज चौहान हमारे यहाँ पहरेदार है। संयोगिता को इस बात का पता चलता है और संयोगिता दोस्तों एक धावक को भेजती है, संदेश भिजवाती है, निमंत्रण भिजवाती है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता लगती है तो स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं और संयोगिता इधर उधर देखती है और उस पुतले को जाकर के संयोगिता जयमाला पहना देती है। जब जयमाला पहना दी जाती है पुतले को, जयचंद बहुत गुस्सा होता है। वहां पर पृथ्वीराज चौहान तुरंत पहुंचते हैं दोस्तों और पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि अब इसने मुझे जयमाला पहनाया है, मेरे पुतले को जयमाला पहनाया है, इसलिए अब ये मेरी पत्नी हुई और मैं इसे लेकर के जा रहा हूं। दोस्तों जयचंद की सेना में दम था लेकिन पृथ्वीराज के सीने में दम था। पृथ्वीराज चौहान वहां पर अकेले चौड़ा को लेकर के चले जाते हैं, जो उनका सेनापति था, ब्राह्मण था और लड़ने में बहुत ही प्रखर योद्धा था, और इधर घोड़े पर सवार कर लेते हैं संयोगिता को और लेकर के दिल्ली रवाना हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली पहुंचते हैं और वो सीन जब वो अपने घोड़े पर संयोगिता को बिठाए हुए पृथ्वीराज चौहान जा रहे हैं दिल्ली के लिए, इस सीन को बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में दर्शाया गया और उसको भुनाया गया। दोस्तों बात करना चाहूंगा मोहम्मद गोरी की। विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी बार बार प्रयास करता है पृथ्वीराज पर चढ़ाई करने का और उसको पृथ्वीराज चौहान 17 बार हरा देते हैं। 17 बार हराने के बाद कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन आखिर दोस्त होता है। बदले की आग में झुलस रहा होता है जयचंद और अपना बदला लेने के लिए मिल जाता है जाकर के मोहम्मद गोरी से, और मोहम्मद गोरी से मिलकर के दोस्तों 18वीं बार तराइन के दूसरी लड़ाई के नाम से जाना गया ये युद्ध। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान कभी भी हारे नहीं और गोरी कभी भी जीता नहीं। दोस्तों जब जयचंद मिल जाता है, जयचंद की विश्वासघात की वजह से शाम को युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। संध्या के बाद कोई भी राजा युद्ध नहीं करता था, तो पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की सेना के एक सैनिक उनके ऊपर प्रहार कर देता है, जिस वजह से
दोस्तों उनकी आंखें चली जाती हैं। पृथ्वीराज चौहान को दिखाई नहीं देता है इतिहास का वो काला दिन जिसको पृथ्वीराज रासो में बताया गया। उसमें मोहम्मद गोरी विश्वासघात की वजह से जयचंद की और गलत तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और दोस्तों वहां पर उनको अजमेर ले जाया जाता है। अजमेर ले जाया जाता है। उनके एक मित्र, बचपन के मित्र होते हैं चंद्रबरदाई, जो बाद में उनके कवि भी रहे पृथ्वीराज चौहान के। उनको पता लगता है, वो पहुंचते हैं और फकीर बन करके मोहम्मद गोरी के पास जाते हैं और वो उनसे बहुत प्रेरित होता है। वो पता लगाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कहां पर कैद हैं। पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं चंद्रबरदाई और एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से गोरी को हराया जाए। इधर गोरी सुनता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी राजा हैं, उसे विश्वास नहीं होता है। वो उनका अपमान करना चाहता है तो वो पृथ्वीराज चौहान को कहता है, क्यों आप शब्द पे बाण चला लेते हैं? पृथ्वीराज कहते हैं, हाँ मैं शब्द पे बाण चलाता हूं। तो वो एक सभा करता है, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है और उसमें देश विदेश के सारे हिंदू और मुस्लिम राजाओं को बुलाता है और पृथ्वीराज चौहान को बैठाया जाता है। और वहां पर दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को बाण चलाने को कहा जाता है और वो अपना सिंहासन बहुत ऊंचे बना लिया होता है गोरी ने कि अगर ये शब्द को भेद लेते भी होंगे तो इतना ऊपर शायद इनका बाण नहीं जाएगा। और पहली बात तो उसको विश्वास नहीं होता है कि कोई शब्द पे भी बाण चला सकता है। गोरी कहता है कि आप बाण चलाइए। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि भाई मैं बाण ऐसे नहीं चलाता, मैं बाण तो तब चलाता हूं जब हमारा कवि चंद्रबरदाई कविता करता है। दोस्तों वहां पर चंद्रबरदाई फकीर के भेष में होते हैं। वो कहते हैं कि मैं चंद्रबरदाई की तरह तो कविता नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ टूटी फूटी कविता कर लेता हूं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा तुम कविता करो, और वो कविता क्या हुई जिसको हिंदी के महाकवि कुमार विश्वास ने भी कई मंचों से पढ़ने का काम किया है। और दोस्तों वो कविता पढ़ी उस फकीर ने, चंद्रबरदाई ने। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुली अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है अब न चूकी चौहान। और वो कविता पढ़ते ही पृथ्वीराज चौहान बाण चला देते हैं और कहते हैं कि वो बाण मुस्लिम शासक की छाती पर जाकर के लगता है और गोरी का अंत होता है। इस प्रकार दोस्तों पृथ्वीराज कभी हारे नहीं और गोरी कभी जीता नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो और मेरा, क्योंकि स्टोरी तो इतिहास की है, आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, अगर बताने की शैली और तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं। जय हिंद, जय भारत।